क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसी जगह जिसमें न टाइम था, न स्पेस, न मैटर। ये एक बिंदु था, एक सिंगुलरिटी जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति और एनर्जी सिमटी हुई थी। ये वो बिंदु था जहां से सब कुछ शुरू हुआ, द बिग बैंग। लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एक महाविस्फोट हुआ जिसमें टाइम और स्पेस का जन्म हुआ। ये एक्सप्लोजन एक नॉर्मल धमाके जैसा नहीं था, ये एक एक्सपेंशन था जहां स्पेस खुद को स्ट्रेच करते हुए हर दिशा में फैल रहा था, जिसमें था एक्सट्रीम गर्मी और एनर्जी का समुद्र। इस शुरुआती मोमेंट में टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि एटम्स का होना भी इम्पॉसिबल था। सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्वार्क और इलेक्ट्रॉन्स एक कैओटिक डांस में शामिल थे। हर जगह गर्मी थी जिसमें मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे से कोलाइड होकर खत्म हो रहे थे। लेकिन एक स्लाइट इम्बैलेंस के कारण कुछ मैटर बचा रहा जो आगे चलकर गैलेक्सीज और प्लैनेट्स बनाया। बिग बैंग के तुरंत बाद शक्ति के अलग अलग रूप शुरू हुए। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस थे जो आज भी यूनिवर्स को चलाते हैं। ग्रेविटी जो चीज़ों को एक साथ रखती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो लाइट और एनर्जी को डिफाइन करती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो एटम के न्यूक्लियस को जोड़ती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो रेडियो एक्टिविटी के कंट्रोल करती है। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा था, टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा था। एक्सपेंशन के पहले 1 सेकंड के अंदर क्वार्क ने ग्रुप्स में आकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाने शुरू किए। यही बिल्डिंग ब्लॉक्स थे जो आगे जाकर एटम्स बनाएंगे। लगभग 3 साल तक यूनिवर्स एक डेंस प्लाज्म से भरा हुआ था। लाइट यहाँ ट्रैप्ड थी क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स हर जगह कोलाइड कर रहे थे। इस वजह से शुरुआती यूनिवर्स ओपेक था, एक घना अंधेरा जिसमें सिर्फ हीट और एनर्जी का राज था। जब टेम्परेचर 3000 केल्विन के नीचे आया, इलेक्ट्रॉन्स ने प्रोटॉन्स के साथ जुड़कर हाइड्रोजन और हीलियम के पहले एटम्स बनाए। इसी मोमेंट को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, और तभी पहली बार लाइट को आज़ादी मिली। ये लाइट आज भी हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में देखते हैं। अब जानते हैं कि गैलेक्सीज और स्टार्स कैसे बने। तो रिकॉम्बिनेशन के बाद यूनिवर्स एक ठंडे और अंधेरी फेज में एंटर हुआ जिसे कहते हैं डार्क एज। लेकिन ग्रेविटी जो हर पार्टिकल को एक दूसरे की तरफ खींच रही थी, इस फेज की हीरो थी। हाइड्रोजन और हीलियम के जायंट क्लाउड्स एक साथ गिरने लगे और डेंस रीजन बनाने लगे। ये डेंस रीजन जो मिलियनों साल तक कंप्रेस होते रहे, उन्होंने पहले स्टार्स को जन्म दिया। जब गर्मी और प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होने लगे, तब एक नए स्टार की रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। ये नए तारे गैलेक्सीज के ग्रुप्स में जुड़ते गए और धीरे धीरे एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर ने कैओटिक एनर्जी को शांत किया। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा थी, जिसमें आगे चलकर सोलर सिस्टम का जन्म होना था। एक इनफाइनाइट और शून्यता से भरे शुरुआत के बाद ब्रह्मांड में ऑर्डर का आगमन हुआ। गैलेक्सीज बनी, तारे चमके और एक सोलर सिस्टम की कहानी शुरू हुई। अब हम जानने वाले हैं कि हमारा सूरज और हमारी गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ। तो बिग बैंग के बाद जो गैलेक्सीज बनी, उन्हीं में एक छोटा सा कोना था जहाँ एक इमेंस नेबुला यानी गैस और डस्ट का क्लाउड था। इस क्लाउड में हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स के साथ साथ कुछ हैवी एलिमेंट्स भी थे जो पहले स्टार्स के एक्सप्लोजन के बाद बचे थे। ये वही नेबुला था जिसमें हमारा सूरज और सोलर सिस्टम का जन्म होने वाला था। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले इस नेबुला में किसी एक्सटर्नल फोर्स जैसे एक नियर बाय सुपरनोवा एक्सप्लोजन ने डिस्टरबेंस पैदा की। इस फोर्स की वजह से नेबुला कोलैप्स करना शुरू कर देता है। ग्रेविटी ने डस्ट और गैस को खींचना शुरू किया और धीरे धीरे एक स्पिनिंग डिस्क का रूप ले लिया, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। इस डिस्क के सेंटर में गैस और डस्ट के कंप्रेशन से टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगा। ये इंटेंस कंडीशन हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज करने लगी और एक नए तारे का जन्म हुआ, हमारा सूरज। ये सोलर सिस्टम के जन्म की सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज थी। लेकिन सूरज के आसपास अभी भी डस्ट और गैस की एक मैसिव रोटेटिंग डिस्क थी। इस डिस्क में छोटी छोटी पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराती थी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से चिपक जाती थी। इन्हीं कोलिजन ने छोटी छोटी बॉडीज बनाई जिसे कहते हैं प्लैनेटिज्मल्स। ये वही ब्लॉक्स हैं जो आगे चलकर प्लैनेट्स बनते हैं। लगभग 10 मिलियन सालों तक ये प्लैनेटिज्मल एक दूसरे से टकराते रहे और कुछ बॉडी जितनी बड़ी हो गई कि उनका अपना ग्रेविटी फील्ड बन गया। ये ग्रेविटी और छोटी बॉडीज को अट्रैक्ट करती थी और धीरे धीरे ये प्रोटोप्लैनेट्स बन गई। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के इनर रीजन में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए यहाँ सिर्फ रॉकी मटेरियल सर्वाइव कर पाई।
इसीलिए मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे रॉकी प्लैनेट्स बने जो मोल्टन स्टेज में थे। ये मोल्टन लावा से भरे हुए प्लैनेट्स थे जहाँ किसी भी प्रकार की लाइफ इम्पॉसिबल थी। इन प्लैनेट्स के अंदर हैवी मेटल्स जैसे आयरन और निकल सेंटर की तरफ सेटल हो गई और एक डेंस कोर बन गया। बाकी के लाइट मटेरियल्स ऊपर आकर एक मेंटल और क्रस्ट बनाने लगे। आउटर रीजन में टेम्परेचर ठंडा था, इसलिए यहाँ लाइट गैसेस जैसे हाइड्रोजन और हीलियम एक साथ कंडेंस करने लगे। ये गैसेस जुपिटर और सैटर्न जैसे जायंट प्लैनेट के आसपास एक्यूमुलेट हुई और उन्होंने मैसिव साइजेस ले लिए। और आउटर मोस्ट रीजन में यूरेनस और नेपच्यून बने जिन्होंने सिर्फ गैसेज ही नहीं बल्कि आइस और मीथेन जैसे एलिमेंट्स भी अपने अंदर कैप्चर किए, इसीलिए इन्हें आइस जायंट भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि एस्टेरॉयड बेल्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मार्स और जुपिटर के बीच एक और खास रीजन है जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। ये वो रीजन है जहाँ प्रोटोप्लैनेट्स पूरी तरह से फॉर्म नहीं हो पाए। शायद जुपिटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से ये रॉकी बॉडीज यानी एस्टेरॉयड्स आज भी वहीं एग्जिस्ट करते हैं और हमें सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों की याद दिलाते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे मून का जन्म कैसे हुआ। तो धरती की कहानी एक ड्रामेटिक टकराव के बिना अधूरी है। जब प्रोटो अर्थ मोल्टन स्टेट में थी तब एक मार्स साइज्ड बॉडी जिसे थिया कहते हैं धरती से टकराई। इस टकराव में धरती का एक बड़ा हिस्सा टूटकर स्पेस में चला गया। वो फ्रेगमेंट्स एक डिस्क के रूप में घूमने लगे और धीरे धीरे जुड़कर मून बन गया। चांद के होने से न सिर्फ टाइड्स और धरती के रोटेशन पर असर पड़ता है बल्कि उसने धरती के क्लाइमेट को भी स्टेबल बनाया जो फ्यूचर में लाइफ के लिए जरूरी था। जब सूरज फुल्ली फॉर्म्ड हो गया उसने अपने सोलर विंड्स के थ्रू बचे कुचे गैसेज और डस्ट को डिस्क के बाहर निकाल दिया। ये फाइनल क्लीनिंग थी जिसमें सोलर सिस्टम अपना आज का शक्ल लेने लगा था। इस प्रक्रिया के जरिए लगभग 50 मिलियन सालों के अंदर एक स्टेबल सोलर सिस्टम का जन्म हुआ। अब रॉकी प्लैनेट्स, गैस जायंट्स और एक स्टेबल स्टार का सिस्टम तैयार था जो आगे चलकर एक अनोखे प्लैनेट पृथ्वी की कहानी लिखेगा। तो दोस्तों, सूरज के जन्म के बाद एक मोल्टन जायंट के रूप में धरती अपने पहले फेज में थी। ये एक मोल्टन हेलस्केप था, कहीं लावा का समुद्र तो कहीं कंटिन्यूसली टकराते मीटियोर्स और एस्टेरॉयड्स की बारिश। टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि कोई भी सॉलिड सरफेस एग्जिस्ट नहीं करती थी। लगभग 4.5 बिलियन साल पहले धरती का कोर फॉर्म हो रहा था। ये कोर आयरन और निकल के हैवी मेटल्स का बना था जो ग्रेविटी के कारण मोल्टन स्टेट में प्लैनेट के बीच तक सिंक कर गई। इस हैवी कोर के आसपास लाइटर एलिमेंट्स ऊपर की तरफ फ्लोट करके एक मेंटल और क्रस्ट बनाने लगे। अब बात करते हैं कि अर्थ की लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो धरती के अंदर एक लेयर स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। सबसे अंदर कोर आयरन और निकल का मोल्टन और सॉलिड कोर था जो धरती का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता था। मेंटल थी मिडल लेयर जो मोल्टन रॉक से बनी और अभी भी प्लेट टेक्टोनिक्स को ड्राइव करती है। क्रस्ट सबसे ऊपर जो सॉलिडिफाई होने लगी थी लेकिन अभी भी अनस्टेबल थी। ये क्रस्ट अनस्टेबल थी, हर जगह फिशर्स और वोल्केनोज से फिल्ड। जब क्रस्ट थोड़ी थोड़ी सॉलिडिफाई होने लगी तो गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और नाइट्रोजन धरती के एटमॉस्फेयर में छूटने लगे। ये प्रोसेस कहलाता है डिगैसिंग और इसी प्रोसेस ने धरती के अर्ली एटमॉस्फेयर को बनाया। ये पीरियड हेडन एरा कहलाता है जो ग्रीक माइथोलॉजी के अंडरवर्ल्ड हेड्स के नाम पर है। यहाँ कंडीशन इतनी हॉस्टाइल थी कि कोई भी लाइफ इम्पॉसिबल थी, लेकिन ये पीरियड एक फाउंडेशन था जिसमें प्लैनेट अपने अगले स्टेज के लिए प्रिपेयर कर रहा था। एक और ख़ास फीचर था हैवी बम्बार्डमेंट का। इस पीरियड में धरती लगातार एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स की मार सह रही थी। ये इम्पैक्ट सिर्फ क्रिएटर से ही नहीं बनाते थे बल्कि वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी लेकर आते थे जो लाइफ के लिए ज़रूरी थे। अब बात करते हैं कि धरती पर ओशियंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ। जब धरती का सरफेस ठंडा होने लगा, वाटर वेपर जो वोल्केनोज और कोमेट्स के जरिए रिलीज हुआ था क्लाउड के रूप में कंडेंस होने लगा। फिर शुरू हुई टोरेंशियल रेन्स, लगातार बारिश जो मिलियंस ऑफ ईयर तक चली और इसने पहले ओशियंस को फॉर्म किया। पहले ओशियंस का जन्म होने के साथ ही धरती एक मोल्टन प्लैनेट से एक ठंडी और वाटरी दुनिया बनने लगी। ये ओशियंस सिर्फ पानी नहीं थे, इनके अंदर डिजोल्व्ड मिनरल्स और केमिकल्स भी थे जो लाइफ के पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने वाले थे।
तो दोस्तों ये थी कहानी कैसे हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अर्थ के अंदर फर्स्ट लाइफ एग्जिस्ट हुई। तो अगले वीडियो तक बने रहें हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।